हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 8 मार्च 2025 की कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहना। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और प्ले स्टोर से एजुकेशन फैक्ट्री का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो कौन कौन सी घटनाएं हैं जो आप कोई सा भी एग्जाम दो, चाहे रेलवे, एसएससी, सेंट्रल लेवल का है, स्टेट लेवल का है, पीसीएस का, जिसमें आपके लिए सब में इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व तत्व विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? किसका बात हो रही है? विश्व तत्व विकास शिखर सम्मेलन की मैं बात करूं तो इसका जो आयोजन है अब की बार द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा किया जा रहा है, जिसमें भारत ने क्या लक्ष्य रखा है कि भारत का लक्ष्य रखा हुआ है कि 2070 तक क्या है, जीरो नेट कार्बन प्रोड्यूसर बनना है। मतलब 2070 तक भारत क्या है, इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाएगा जिसमें क्या कार्बन या पोल्यूशन हो, कार्बन। तो 2070 तक भारत का क्या लक्ष्य है? जीरो नेट कार्बन। ठीक है, उसके लक्ष्य पे काम करते हुए, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देते हुए ये इस आयोजन का क्या है किया गया है। और किसके द्वारा किया है? द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा क्या ये किया गया। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। अब थोड़ा डिटेल से देखते हैं इसके बारे में, कहां पे हुआ और किसने इसका उद्घाटन किया। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? हमारे भूपेंद्र जी यादव। ठीक है, उन्होंने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का क्या उद्घाटन किया है, जिसका आयोजन किसने? टीईआरआई, जिसको हमने अब पढ़ा था दे एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया, जिसका मेन लक्ष्य क्या है? सतत विकास और जलवायु समाधानों में तेजी लाने के लिए साझेदारी करनी है। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, बहुत ज्यादा जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए, इसमें तेजी लाने के लिए इसको पे काम किया जा रहा है। तो इन्होंने ग्लोबल साउथ की भूमिका और भारत की स्थिरता पे प्रतिबद्धता की जोर दिया है। और 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कितना था? 7.93% की कमी दर्ज की है। और 2070 तक नेट जीरो कार्बन लक्ष्य का भी प्रोड्यूस किया। 2070 तक क्या है, हम नेट जीरो का इसका हमारा लक्ष्य रहेगा कि हम नेट जीरो कार्बन प्रोड्यूस इंडिया बन जाए। तो किसने किया है? हमारे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र जी यादव ने। और किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? द एनर्जी रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूट द्वारा क्या ये आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किसे मौलिक अधिकार घोषित कर दिया? हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या है कि एक नया मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। तो किससे, कौन सा मौलिक अधिकार घोषित हुआ है? तो जो लोग मतलब विकलांग है, डिसेबल है, उन लोगों के साथ क्या भेदभाव नहीं होना चाहिए। उनको क्या सब जगह समानता होनी चाहिए। सोसाइटी में उनकी समानता की बात करें या फिर अपने उनको जॉब के अंदर समानता की बात करें। ठीक है, इसी तरह क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक नया विधेयक या एक नया कानून पारित कर दिया है। और उसमें क्या है, वो क्या है कि हमारा मौलिक अधिकार हो गया है कि विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। मतलब क्या विकलांगता के आधार पे क्या किसी भी कैंडिडेट के साथ भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा क्या राइट आंसर होने वाला। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट होगा। तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने 4 मार्च 2025 को एक निर्णय दिया है कि विकलांगता आधारित भेदभाव के खिलाफ अधिकार को क्या है, मौलिक अधिकार के रूप में माना है। किस पे? विकलांगता के आधारित पे क्या है, जो आधार पे क्या है, जो भेदभाव हो रहा है, इसको क्या है नहीं होना चाहिए। और उस पे क्या है, इसको मौलिक अधिकार का दर्जा दिया है। यह फैसला विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016, जिसको हम आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुरूप लिया गया है। और न्यायिक सेवा भर्ती में नेत्रहीन उम्मीदवारों की भागीदारी को मंजूरी दी है। न्यायिक सेवा की मतलब बात करें या जुडिशरी की बात करें या सरकारी भर्तियों की बात करें, उनके अंदर भी क्या है, जो नेत्रहीन है, जो लोग देख नहीं सकते, क्या इनकी भागीदारी होनी चाहिए। इनके लिए कुछ रिजर्वेशन वगैरह या आरक्षण इसमें निर्धारित होना चाहिए। उनको भी सीटें मिलनी चाहिए। वो भी क्या यहाँ पे मतलब किसी उनकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उनकी विकलांगता के अकॉर्डिंग क्या है, किसी से भेदभाव आप नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने क्या इस पे नया मौलिक अधिकार जारी कर दिया है।
अभी हाल ही में कौन विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है? तो धन केंद्र की बात करें, विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र की मैं बात करूं, धन केंद्र बात करें तो आपको सबको पता है कि धन का केंद्र विश्व में सबसे बड़ा कौन है? सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है आज के टाइम में? पास है अमेरिका के पास। किसके टाइम में? अमेरिका के पास है। वो क्या है? विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र के रूप में उभरा है। ऑप्शन सी हमारा क्या राइट आंसर होने वाला है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने, ठीक है, उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों के साथ वैश्विक धन केंद्र का प्रमुख स्थान हासिल किया है, जो कि विश्व के कुल HNMWI का लगभग कितना है? 40%। पूरे विश्व की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग पेन टपक गया नीचे, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो पूरे विश्व के अकॉर्डिंग बात करें, ठीक है, वैश्विक धन केंद्र की, तो अमेरिका के पास का पूरे विश्व से कंपैरिजन किया जाए तो 40% है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहां पे किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाओ, क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगा। कौन सा गेम होने जा रहा है? खेलो इंडिया। कहां पे? खेलो इंडिया, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ठीक है, पैरा गेम्स का आयोजन कहां पे हो जा रहा है? कौन सा संस्करण है? दूसरा। तो फर्स्ट कहां पे हुआ था? आपके मन में ये आ रहा होगा, फर्स्ट भी कहां पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। और सेकंड भी कहां पे होने जा रहा है? सेकंड भी दिल्ली में होने जा रहा है। और किसने इसका उद्घाटन किया है? तो हमारे जो केंद्रीय खेल मंत्री है मनसुख जी मांडविया द्वारा क्या इसका उद्घाटन किया जा रहा है। कुल खेल इसमें कितने हैं? खेल इसमें कितने हैं? खेल इसमें के 6 खेल इसके अंदर शामिल किए गए। तो कहां पे आयोजन हो रहा है? दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। और 1200 प्लस के एथलीट्स, खिलाड़ी क्या इसमें भाग लेने वाले हैं। तो कितने खेल है? 6। तो केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का दूसरे संस्करण की घोषणा कर दी, जो कि 20 से 27 मार्च नई दिल्ली में होगा। कब होगा? 20 मार्च से लेकर 27 मार्च दिल्ली के बीच में क्या इसका आयोजन किया जाएगा। उसमें 1230 पैरा एथलेटिक्स 6 श्रेणियों के अंदर भाग लेंगे। 6 श्रेणियां होंगी खेल की और 1230 एथलेटिक्स के इसमें भाग लेने वाले हैं। और दिल्ली के अलग अलग स्टेडियम में आयोजन होगा। जवाहर नेहरू स्टेडियम हो गया, इंदिरा गांधी स्टेडियम हो, डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज हो गया, इस अलग अलग स्टेडियम में यह होने वाला है। हाल ही में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गो समृद्धि मवेशी बीमा योजना कहां शुरू हुई है? कौन सी? गो समृद्धि। मतलब समृद्धि से मतलब आप क्या समझते हो? समृद्धि से मतलब समझते हो ना, सुख शांति, अच्छा, सब कुछ सही हो, समृद्धि है ना। तो गो समृद्धि योजना कहां पे? गो समृद्धि योजना की मैं बात करूं तो कहां पे शुरू की गई है? गो समृद्धि की मतलब गायों की समृद्धि के लिए, उनके देखभाल के लिए, उनको रोग जो बीमारियां आ रही है उसको बचाने के लिए, या उनकी जो मृत्यु होती है, ठीक है, अचानक से कोई रोग आ जाता है, उनसे बचाने के लिए, उनकी देखभाल समृद्धि के लिए एक नई योजना शुरू की गई है, गो समृद्धि। तो कौन से राज्य ने शुरू की है? केरल राज्य ने शुरू की है, ठीक है। जिसे जैसे राजस्थान में क्या चलती है? पशु मंगला बीमा योजना। पशु मंगला बीमा योजना कहाँ पे चल? राजस्थान में बहुत फेमस योजना है। तो इसी तरह पे क्या केरल सरकार ने क्या है? गो समृद्धि योजना शुरू की है, ठीक है, जिसमें अगर आपने इसका बीमा करा रखा है, कोई रोग के कारण आपका पशु की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो इसमें क्या आपको सरकार द्वारा सहायता राशि दी जाएगी। तो पशु मंगला बीमा योजना राजस्थान सरकार की, और गो समृद्धि क्या किसने शुरू की है? केरल राज्य ने शुरू की है। किसने? केरल ने। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। तो डेयरी किसानों और उनकी देखभाल में आने वाले मवेशियों के लिए गो समृद्धि बीमा योजना की, जिस पशु का बीमा है जो डेयरी करते हैं उन किसानों के लिए, और जो इस बीमे के अंदर जो मवेशी आते हैं उनके लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में क्या है? एग्रीमेंट साइन हुआ है। और इसमें क्या है? गो समृद्धि मतलब गाय है, जो गोवंश है, उनको बचाव के लिए, उनको रोग से बचाने के लिए, ठीक है, उनके देखभाल के लिए, उनके दूध के बढ़ाने के लिए एक नई योजना शुरू की गई है। हाल ही में आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया? किसने? आरबीआई की बात करें, और कौन? कार्यकारी निर्देशक, ठीक है, कार्यकारी निर्देशक या कार्यकारी एमडी, एग्जीक्यूटिव एमडी। अभी आरबीआई के किसको बनाया गया, ठीक है, उसकी बात करते हैं। कार्यकारी निदेशक की बात करें तो अभी कार्यकारी निदेशक कौन बने? अजीत रत्नाकर जोशी को क्या? अजीत रत्नाकर जोशी को क्या है? आरबीआई क्या है? आरबीआई के क्या बनाए गए हैं? कार्यकारी निदेशक। अभी के आरबीआई के क्या है? नए गवर्नर बने। आरबीआई के गवर्नर बने, न्यू गवर्नर कौन बने हैं?
तो कौन बने? संजीव मल्होत्रा के आरबीआई के नए गवर्नर बने। ये भी आपको नए क्या गवर्नर बने, ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी क्या हमारा राइट आंसर होने वाला है? ऑप्शन बी हमारा क्या राइट आंसर होगा। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने 5 मार्च 2025 को डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी को नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या कार्यकारी निदेशक क्या नियुक्त कर दिया गया। जो पहले जोशी डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल एडवाइजर के रूप में कार्य करते थे। पहले किस में थे? एफडीआईएसएम के प्रिंसिपल एडवाइजर के रूप में कार्य करते थे। अभी क्या इनको क्या बनाया गया कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, किसके? आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इनको बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में भारत और नेपाल के बीच जल स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता कहां पे हुआ है? किसमें? भारत और नेपाल, दो देशों के बीच में क्या एक समझौता चल रहा है? कहां पे? भारत और नेपाल के बीच में कौन सा समझौता चल रहा है? ये जल स्वच्छता। ठीक है, जो जल को बढ़ावा देना, जल का सुचारू रूप स्वस्थ रखा जाए, ठीक है, उससे जो रोग फैलते हैं या जो उनका जो ट्रीटमेंट है और जो अपशिष्ट है उसका निवारण किस तरह किया जाए, प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ है उसका प्रबंधन, उसका निपटारा किस तरह किया जाए, इसको लेके भारत और नेपाल के बीच में क्या है, एक नया समझौता हुआ है और एक नई बैठक हुई है। वो कहाँ पे आयोजित की गई है? वो बैठक नई दिल्ली में क्या है आयोजित की गई? कहाँ पे? नई दिल्ली में क्या इसका आयोजन है किया गया। तो क्या राइट होगा? ऑप्शन बी हमारा क्या राइट आंसर होने वाला। भारत और नेपाल के बीच में जल व्यवस्था और जल अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर एक बैठक आयोजन हुआ है। कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में। भारत और नेपाल ने जल स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के सहयोग को बढ़ाने के लिए इसके तहत जल में गुणवत्ता हो, ठीक है, कृत्रिम पुनर्भरण हो, जल संचयन हो और जल संसाधन प्रबंधन में संयुक्त कार्य होगा। मतलब जितना भी जल है उसका कैसे रीयूज किया जाए, उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, ठीक है, उसका सही तरीके से मैनेजमेंट ढंग से यूज कैसे किया है, कृत्रिम पुनर्भरण कैसे होना चाहिए जमीन के अंदर, वर्षा का जल है उसको कैसे संचयन करना चाहिए, तो कैसे हम स्टोर करके रखें, इन सब चीजों को लेके भारत और नेपाल के बीच में दिल्ली के अंदर एक बैठक आयोजन की गई। इसमें टेक्निकल या तकनीक की बात करें, उसका आदान प्रदान या कुछ सीखने को मिले एक दूसरे देश से, इसलिए इसकी इसी उद्देश्य से क्या ये शुरू की गई थी। अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय कैरियर संन्यास की घोषणा किस करने वाले दिग्गज खिलाड़ी शरद कमल का संबंध किससे? किससे बेटा? शरद कमल की बात करें, शरद कमल, कुछ लोग शरद कमल बोलते हैं, कुछ इनको शरद कमल बोलते हैं। ठीक है, इनका संबंध किससे? तो आपको पता है कुछ दिन पहले पेरिस ओलंपिक हुई 2024 के अंदर, जिसके अंदर भारत की तरफ से ध्वज भाग कौन थे? शरद कमल और पीवी सिंधु थी। ठीक है, तो इनका संबंध कौन सा खेल है? टेबल टेनिस। कौन है? टेबल टेनिस। और इनको क्या मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड भी मिला हुआ है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड भी क्या इनको मिला हुआ है। तो इन्होंने हाल ही में क्या है, घोषणा कर दी है कि अब ये आज से टेबल टेनिस नहीं खेलने वाले। ठीक है, इन्होंने अपने गेम से क्या घोषणा कर दी और बहुत ही महान दिग्गज खिलाड़ी थे भारत के लिए। तो ऑप्शन सी हमारा क्या राइट आंसर होने वाला? ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? राइट होगा। तो भारतीय टेबल टेनिस के सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक अंशिता शरद कमल ने अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। और कितने? 42 वर्षीय कमल ने अपने शानदार करियर में भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि किए है। तो कितने साल के हो गए? 42 साल के हो गए। देखो, ठीक है, और 42 साल के होकर क्या ये अपने अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस गेम से क्या ये संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र शुरू किया? कौन सा? उन्नत साइबर सुरक्षा। कौन सा? जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं आजकल, साइबर हो रहे हैं बहुत ज्यादा, साइबर ठगी हो रही है, इनसे बचने के लिए क्या, लोगों को जागरूक करने के लिए क्या है, एक नई पहल शुरू की गई। कौन सी? उन्नत साइबर सुरक्षा। उन्नत साइबर सुरक्षा क्या शुरू की गई? उन्नत साइबर सुरक्षा क्या शुरू किया गया? और ठीक है, कहाँ पे शुरू किया गया? केरल में। और केरल के मुख्यमंत्री है पिनई विजयन द्वारा क्या ये शुरू किया गया। मतलब साइबर के प्रति जो साइबर अपराध हो रहे ज्यादा से ज्यादा, इनसे लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, इसके लिए शुरू किया गया। तो ऑप्शन बी हमारा क्या राइट आंसर होने वाला है।
तो केरल के मुख्यमंत्री पिनई विजयन ने पुलिस प्रणाली और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को साइबर सुरक्षा मजबूत करने के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मध्य से क्या है केरल पुलिस साइबर प्रभाग उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया। किसका? उन्नत साइबर सुरक्षा उद्घाटन केंद्र का संचालन किया है। जो भी मतलब जितने भी जिस तरह की साइबर गतिविधियां या साइबर फ्रॉड या साइबर ठगी बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया। अभी हाल ही में आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पे हुआ? कौन सा? आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन, आपातकालीन इमरजेंसी अरब शिखर सम्मेलन। अरब शिखर मतलब शिखर अरब देश है उनके बीच में क्या एक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन। कहाँ पे? कोहिरा में। कहाँ पे? कोहिरा। अब आप सोच रहे हो कोहिरा कहाँ पे है? तो कोहिरा क्या है? मिस्र की क्या है? मिस्र की क्या है? मिस्र की क्या है? राजधानी है। ठीक है, मिस्र की क्या है? राजधानी है। कोहिरा क्या? मिस्र की राजधानी। तो वहां पे ये आयोजन किया जा रहा है। ऑप्शन सी हमारा क्या राइट आंसर होने वाला? ऑप्शन सी क्या होगा? राइट है। मिस्र की राजधानी कोहिरा ने अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें गाजा के जो संकट है, जो आपको पता है गाजा, हमास, लेबनान, इजराइल के बीच में जो युद्ध विराम चल रहा है अभी, तो यहाँ फिलिस्तान हो गए, गाजा विवाद हो गया, सीरिया संकट हो गया, यमन युद्ध हो गया, आर्थिक से हो गया, सूडान संकट पर चर्चा है। इन सब को लेकर मतलब मोस्टली कौन से इसमें अरब देश ही क्या शामिल हुई है, और जो भी विश्व में अभी फिलहाल जो घटनाएं चल रही हैं उन पे क्या चर्चा की गई है। ठीक है, और अरब लीग ने क्षेत्रीय स्थिरता और शांति को एकजुट प्रयासों पे जोर दिया, मतलब अपने अपने क्षेत्र में क्या हो, सुरक्षा हो, शांति हो, और इस पे क्या है ये बैठक की गई, उस पे क्या जोर दिया गया। जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? जन औषधि दिवस की मैं बात करूं, हर साल के 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है, जिसके अंदर सरकार का मानना है कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है या जो भी है, जो भी डॉक्टर है, तो किसी लोगों को जेनरिक दवाइयों का क्या है सजेस्ट करनी चाहिए। जो ज्यादा महंगी दवाइयां, आप कई बार क्या हॉस्पिटल वगैरह जाते हो तो डॉक्टर कुछ ऐसी दवाई देता है जो मतलब महंगी मिलती है या मिलती नहीं इजिली हर कहीं, तो स्पेसिफिक जगह मिलते हैं। तो हर कुछ दवाइयां सरकार द्वारा क्या बोला जा रहा है कि आजकल लोगों को जेनरिक दवाइयां दी जानी चाहिए, इजीली अवेलेबल हो जाए, उनके नुकसान वगैरह भी, साइड इफेक्ट भी कम हो। ठीक है, जेनरिक दवाइयों पे उपयोग ज्यादा होने की बात चल रही है, और जन औषधि दिवस हर साल 7 मार्च को मनाया जाता है। हर साल 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य पीएमबीजेपी के प्रति जागरूकता बढ़ावा देना है, मतलब किसके? प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के प्रति क्या लोगों को जागरूक करना है, उनको बढ़ावा देना है। कौन सी? प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के अंदर, ठीक है, परियोजना को लोगों को बढ़ावा देना है, इसका यूज करना है। इसलिए क्या है, हर साल जन औषधि के अंदर 7 मार्च को मनाया जाता है, जिसमें जेनरिक दवाओं को क्या प्रोत्साहन किया जाएगा, मतलब किसको जेनरिक दवाइयां उनको क्या है प्रमोट किया जाए, उनको ज्यादा लोगों के अंदर भेजी जाए, जिनमें 2008 से शुरू किया गया था। ठीक है, और कियाफती और गुणवत्ता दवाइयां उपलब्ध हो, मतलब दवाइयां सस्ती हो, सुंदर हो, टिकाऊ हो, इसी तरह की दवाइयां क्या है उपलब्ध वहां पे होनी चाहिए। कौन सा देश वार्षिक सी ड्रैगन सैन्य अभ्यास कर रहा है? कौन सा? सी ड्रैगन मतलब कौन सा? सी ड्रैगन सैन्य अभ्यास की बात करें तो क्या एक नेवी का अभ्यास है। किसका? नेवी का। अब इसमें क्या है, भारत भी है, ठीक है, कई देश है इसके अंदर, कोई एक देश तो है नहीं। नेवी का अभ्यास है, भारत है, यूएसए है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। इस तरह की क्या 4-5 कंट्री है, एक कंट्री और कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, कोरिया गणराज्य है, कौन है? कोरिया गणराज्य है। ये कुछ 4-5 कंट्री है, ये देश मिलकर क्या एक नौसेना अभ्यास कर रही है, नौसेना का अभ्यास आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पे? ठीक है, तो अमेरिका में इसका आयोजन किया जा रहा है। सी ड्रैगन अभ्यास किन देशों के बीच है? भारत, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कौन सा? कोरिया गणराज्य, इनके बीच में एक नौसेना का अभ्यास किया जा रहा है। और कहाँ पे? अमेरिका में इसका क्या आयोजन किया जा रहा है। तो सी ड्रैगन 2025 एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, जो कि 4 मार्च से लेकर 14 मार्च तक गुआमा तट पर आयोजित होने जा रहा है। कहाँ पे? गुआमा तट, अमेरिका में आयोजन किया, जिसमें भारत है, अमेरिका है, जापान है, ठीक है, कोरिया गणराज्य भी क्या इसके अंदर शामिल है। ये वार्षिक अभ्यास पनडुब्बी रोधी केंद्र पर केंद्रित है, और उसकी मेजबानी अमेरिका नौसेना कर रही है। ठीक है, ये एक वार्षिक अभ्यास है, मेजबानी अमेरिका कर रही है, उसमें क्या पनडुब्बी रोधी अभ्यास भी किया जाएगा। 2019 में शुरू हुए इस अभ्यास में समुद्री गश्ती विमानों की तैनाती और अमेरिका पनडुब्बियों का शिकार करने का रणनीतिक तकनीकी गतिविधियां भी क्या शामिल है। जब 2019 से क्या जब से शुरू हुआ है, तो समुद्र जो एरिया है, कोस्टलाइन एरिया, इसमें क्या
निगरानी या चौकसी और बढ़ा दी गई है, किसी तरह की घुसपैठ वगैरह या शिकार वगैरह न हो। वेल्थ रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? किसने? नाइट फ्रैंक यूके की एक रियल एस्टेट कंपनी द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है? वेल्थ रिपोर्ट, मतलब किसके पास कितना धन है, कौन सी? वेल्थ रिपोर्ट 2025 किसने जारी की है? ठीक है, किसने जारी की? और भारत का इसके अंदर कौन सा स्थान है? तो मैं भारत के अंदर इसके बात करूं तो भारत का इसके अंदर कौन सा है? ठीक है, तो वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत कौन चौथे स्थान पे है। ठीक है, पहले स्थान पे कौन है आपको वो भी मैं बता देता हूं। एक रिपोर्ट जारी हुई है, ठीक, किसने जारी की है? फर्स्ट पे कौन है? यूएस से, ठीक है। सेकंड पे कौन है? चाइना है, ठीक है, चाइना है। थर्ड पे कौन है? फर्स्ट सेकंड हो गया, फर्स्ट क्या यूएस से हो गया, ठीक है, फर्स्ट यूएस से हो गया। सेकंड हमारा कौन सा हो गया? सेकंड कौन सा है? चाइना हो गया, ठीक है, चाइना हो गया सेकंड। थर्ड कौन सा हो गया? रसिया हो गया, रूस थर्ड हो गया। और फोर्थ कौन सा? इंडिया हो गया। कौन सा हो गया? फोर्थ क्या है? इंडिया हो गया। चौथा क्या? भारत हो गया। तो वेल्थ रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया? नाइट फ्रैंक यूके की एक रियल एस्टेट कंपनी कंसल्टेंसी कंपनी द्वारा क्या रिपोर्ट जारी की, और भारत का इसके अंदर कितना? चौथा नंबर है। तो वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बना। भारत कौन सा वैश्विक धन केंद्र कौन सा बना? चौथा बना है, जो कि अमेरिका, चीन, जापान के बाद क्या है? देश में उच्च निवल संपत्ति वाले व्यक्ति है। मतलब रसिया नहीं, अमेरिका, चीन और जापान है, ठीक है, अमेरिका, चीन और जापान के बाद क्या? भारत का क्या? चौथा नंबर आ गया है, ठीक है, वैश्विक धन रिपोर्ट के अंदर। जिसमें जो अमीर व्यक्ति है, जो मिलीनियर है, बिलियनर है, उनकी संख्या क्या है? भारत में बढ़ती ही जा रही है। वो इसमें बताया गया कितने मिलियनर या बिलियनर लोग हैं, वो कौन से देश में कितने बड़े हैं। तो ये हमारे आज कुछ एमसीक्यू थे। अब हम प्रीवियस ईयर को रिवाइज करते हुए कुछ वन लाइनर भी डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन दिवस किस रूप में मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन मनाया जाता है, दिवस मनाया जाता है। और उसका इसके रिसर्च सेंटर एक इसका मुख्यालय डॉल्फिन के अंदर भी बनाया गया। कहाँ पे बना है? बिहार, पटना में बना है। अभी हाल ही में उप सहारा अफ्रीका 300 मिलियन लोगों तक बिजली पहुंचाने के लिए मिशन 300 कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो विश्व बैंक और अफ्रीका विकास बैंक के सहयोग से चलाया जा रहा है। किसके द्वारा? 2030 तक क्या 300 मिलियन लोगों तक बिजली पहुंचानी है, तो विश्व बैंक और अफ्रीका विकास बैंक द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तांगानिका झील बेसिन जैव विविधता संरक्षण परियोजना किन 4 देशों द्वारा शुरू की गई है? तो ये बुरुंडी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य तंजानिया और जिम्बाब्वे द्वारा की योजना शुरू की गई है। केंद्रीय कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कौन है? तो जयंत चौधरी क्या इसके राज्य मंत्री है। और अभी हाल ही में उरुग्वे के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो उरुग्वे के राष्ट्रपति के रूप में बात करूं, यामंदू ओरसी को चुना गया है। भारत सरकार ने केंद्रीय सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री कौन है? तो हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत जो जोधपुर सांसद है, वो केंद्रीय पर्यटन सांस्कृतिक मंत्री है। सरकारी ई मार्केट प्लेस जीईएम भारत सरकार किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उसके नए के अभी अध्यक्ष बनाए गए, ठीक है। अभी हाल ही में राष्ट्रपति ने विविधता का अमृत महोत्सव कौन से संस्करण का उद्घाटन किया? तो विविधता का अमृत महोत्सव का राष्ट्रपति द्वारा दिल्ली के अंदर दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में विंटर टूरिज्म में हिस्सा लिया? तो विंटर टूरिज्म कहां पे शुरू किया? उत्तराखंड में शुरू किया गया। अभी हाल ही में आरबीआई ने किसे अपना नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो किसको किया? अजीत कुमार रतन जोशी को इसको नया अपना कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। और ये हम आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? भारत के शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो भारत के जो सत्यमेव जयते है वो शब्द कहां से लिया गया है? ये क्वेश्चन ऑफ द डे, इसको आपको कमेंट करके आंसर देना है। तो ये हमारे आज कुछ वन लाइनर, कुछ एमसीक्यू थे। उम्मीद करता हूं आप पसंद आए, अच्छे भी लगे होंगे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करो। कल फिर मिलते हैं सुबह 8 बजे, ठीक है। तैयारी अपनी करती रहो, पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। जय हिंद, धन्यवाद।